बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूँ दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा होंगे अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशफी साहब और मोहम्मद इलियास साहब। नाज़रीन, सानिया मरी का मलबा इंतज़ामिया पर गिर गया। तहकीकाती कमेटी ने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश की है। इसी सिलसिले में वज़ीर आला पंजाब ने प्रेस ब्रीफिंग दी और ये बताया कि तहकीकाती कमेटी ने इंक्वायरी रिपोर्ट में गफलत और कोताहियों की निशानदेही की है और इंतज़ामिया के 15 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश की है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने यह भी बताया कि DC और रावलपिंडी CPO और रावलपिंडी AC मरी, ASP मरी, CTO रावलपिंडी, DSP ट्रैफिक, एक्सियन रावलपिंडी, एक्सियन हाईवे, सर्कल 2 रावलपिंडी समेत 15 अफसरों को ओहदे से हटा दिया गया है और उनके खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई की हिदायत भी कर दी गई है। साथ ही उन्होंने ये दावा किया है कि कौम से सानिया मरी के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का वादा किया था, जो आज पूरा कर दिया है। इसी मुनासबत से हमारा सवाल है, हाफिज़ ताहिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। अब चूँकि रिपोर्ट भी आ गई, उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब, उन्होंने जिन अफसरान के इंतज़ामी गफलत की जो उन्होंने मुर्तकिब हुए थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर दी और उन्होंने कहा है कि जो उन्होंने वादा किया था वो पूरा कर दिया। आप समझते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट ने वादा पूरा कर दिया है और आइंदा के लिए इस तरह के सानियात, इस तरह के हादसा से बचने के लिए भी ज़ाहिर है कोई स्ट्रेटजी बना ली गई होगी? जी हाफिज़ ताहिर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि एक बात तो आप पंजाब हुकूमत को अप्रिशिएट करें कि उन्होंने इंक्वायरी की और किसी को बचाने की कोशिश नहीं की। कोई जो है अपना बेगाना या किसी अफसर के ऊपर जो है दस्ते शफकत नहीं रखा। जो जिम्मेदार थे, और ये सारी इंतजामिया जो है, अगर ये हकीकी बात यही है कि अगर ये थोड़ी सी अपनी गर्म कमरों से निकलते तो वो ये हादसा ना होता। तो बाकी जहाँ तक मेरी मालूमात है कि जो मरी में हादसे के बाद आइंदा इस किस्म का हादसा ना हो, उस हवाले से जो है काफ़ी कुछ किया जा रहा है। अभी भी आप देखें तो जो मरी में नाजायज़ तजावज़ात की रोडों के ऊपर, वो भी हटाई जा रही हैं, बाकी चीज़ें भी हो रही हैं। तो ये तो पंजाब हुकूमत ने एक दुरुस्त सिमत जो है और सही अंदाज में इस बात की निशानदही कर दी है कि अगर कोई इस तरह की गफलत करेगा और इस तरह का जो है वो कोताही करेगा तो फिर माफ़ी उसके लिए नहीं होगी। तो इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि रिपोर्ट भी आ गई और उस पर अमल भी हो गया और किसी को ना बचाने की कोशिश की गई है, ना छुपाने की कोशिश की गई है। सही जी। आया साहब, हम चूँकि पहले भी बात कर रहे थे, हम कल बात कर रहे थे वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी की और इस रिपोर्ट पर भी काफ़ी शुकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है। आपको लगता है अब इस प्रेस ब्रीफिंग के बाद पंजाब गवर्नमेंट ने वादा पूरा कर दिया? नहीं, बिल्कुल कर दिया। इसमें कोई शुबे वाली बात नहीं। जो क्योंकि नॉर्मली कम इस तरह मैंने देखा हुआ है, मैक्सिमम जो समझ आ रही है ज़िम्मेदार थे उनको तो ओहदों से भी हटा दिया, कुछ के खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई की भी कहा गया, मुअत्तलियों की भी बात हो रही है, वो भी सिफारिश की गई है। उस हवाले से तो ये बड़ी अच्छी है। वज़ीर आला साहब चूँकि वो साईं सादा बहुत हैं, तो आए और उन्होंने एक वो मेरे ख्याल रिकॉर्डेड बयान ही था शायद, जो मीडिया पे चल गया। आप यकीन करें, मेरे छोटे कायद होते तो अभी आप इंतज़ार कर रही होती बैठ के कि प्रोग्राम कब शुरू करना है, क्योंकि इतनी बड़ी रिपोर्ट आई होती तो वो उनके एक तो वो बैठे होने थे, एक पुरहुजूम मीडिया होना था, फिर उनके सीनियर वज़रा ने दाएं बाएं उनके बैठे होना था और अभी सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा होता। तो ये बात तो ठीक है कि ये कोई काम करके भी उसको ये कैश नहीं करा सकते, ये तो तयशुदा बात है, क्योंकि वो सही में मीडिया को फेस करने की चूँकि वो हिम्मत ही नहीं होती कि अगर कोई सवाल पूछ भी लेगा तो जवाब दे दें, या आप अपने वो जो आपके मोमनीन हैं उनको साथ बिठा लेते, अब वज़ीर कानून को बिठा लेते, राजा बिशारत को बिठा लेते, हसान खाबर हैं उनको बिठा लेते, कुछ और लोगों को, ताकि वो कुछ सवाल जवाब भी होता, कोई मुस्तकबिल के लाहमल के हवाले से बात होती। अब हाफिज़ साहब तो कह रहे हैं कि वो मुस्तकबिल में इनको बचाने की, असल सवाल ही अब ये है कि एक सान्हा हुआ, आपने कार्रवाई कर दी, अब नेक्स्ट क्या करना है, मतलब इस सान्हे से हमने क्या सीखा, बिल्कुल, और मुस्तकबिल में इससे बचने के लिए क्या प्लान बनाया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है
कि दोबारा इस तरह का हादसा सानिया ना हो। जो जाहिर है आपकी नाहली कोताही कहीं हो गई उस पर उसका तो अब कुछ नहीं किया जा सकता ना, मुदावा हो ही नहीं सकता। एक जब इतना बड़ा ब्लंडर हो जाती है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं उसके बाद। लेकिन कौमें वही आगे बढ़ती हैं जो मुस्तकबिल में बांध देती हैं इस तरह के सानियात के आगे, जो पूरा प्लान बनाती हैं और उसके बाद उनको एक एक चीज़ के लिए SOPs बनते हैं और ये देखा जाता है। अब आप देखें ना, मरी जैसे इलाके में या कोई और बर्फ़ानी इलाका है, अगर वहाँ से आप कोई बलैया से या लाहौर से या कराची से कोई अफसर वहाँ लगा देंगी तो उसको तो अंदाज़ा नहीं हो सकता ना कि जब बर्फ़बारी होती है तो वो वहाँ किस तरह से उससे बचाया जा सकता है और लोगों को बचाया जा सकता है। तो ये भी बड़ा ज़रूरी है कि इस तरह के एक्सपर्ट्स जो उन इलाकों से ताल्लुक़ रखते हों वो अफसरान वहाँ मुस्तकिल रहने चाहिए। और एक तो चूँकि इस गवर्नमेंट को शौक़ बहुत है बड़ी जल्दी तबादले करने की जी। ये भी एक रीज़न है कि लोग काम करना छोड़ गए हुए हैं। जाहिर है अगर आपको ये पता हो कि मैं कल पता नहीं मैंने शो करना है या नहीं करना, या 2 दिन करूंगी और तीसरे दिन किसी और को लाके बैठा दिया जाएगा तो फिर आपका इंटरेस्ट कम हो जाता है उसमें। आप कहती हैं कि अच्छा यार मुझे तो इन्होंने आर्जी तौर पे रखा हुआ है ना, जब दिल करता है किसी और को बैठा देते हैं तो फिर मैं क्यों इस पे अपनी जान लगाऊं इस शो पे। बिल्कुल इसी तरह ये हर शोबे में होता है। जब किसी को ये यकीन हो कि मैंने यहाँ वक्त गुजारना है और चीज़ें ठीक करनी है और उसके बाद ज़ाहिर है मेरा हिसाब भी तो होना है, फिर लोग काम भी करते हैं। आपने इतनी अनसर्टेनिटी डाल दी हुई है कि वो हर बंदा वो परेशान है कि जी पता नहीं कितने दिन मैंने रहना है, तो फिर वो डंग टपाओ पॉलिसी और मिट्टी पाओ पॉलिसी चलती है ना, फिर कोई मुश्किल बुनियादों पे कोई बेहतरी के लिए काम नहीं हो रहा होता। और ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है इस गवर्नमेंट की, क्योंकि इनको और कुछ नहीं सूझता, आराम से तब्दील कर देते हैं, तबादले करके समझते हैं कि जी हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो ये इनको अपना माइंडसेट भी चेंज करना पड़ेगा, पंजाब गवर्नमेंट को भी और फेडरल गवर्नमेंट को भी, क्योंकि इस तरह चीज़ें ठीक नहीं हुआ करती। लोगों को टाइम लगता है चीज़ें समझने में और फिर डिलीवर करने में। ये नहीं हो सकता कि आपने 2 दिन पहले किसी को लगा दिया, 2 हफ्ते पहले लगा दिया और आप उससे तवक्को करें कि वो बेहतरीन काम करेगा। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो मेरा ख्याल है कि मुस्तकबिल से बचने के लिए जब चीज़ें सामने आएंगी रिपोर्ट में क्या वो सजेस्ट किया गया है सही, फिर उस पर ज़्यादा बेहतर हम कमेंट कर सकते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और वैसे भी अगर वज़ीर-ए-आला पंजाब ने रिकॉर्डेड बयान जारी किया है, वो भी ज़ाहिर है मीडिया के लिए है तो उन्होंने आसानी के लिए किया। बहरहाल क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू आना चाहिए वज़ीर-ए-आला पंजाब की तरफ, चाहे वो रिकॉर्डेड ही क्यों ना हो। आमिर साहब अगर आप हमारे साथ हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, तो आपके ख्याल में पंजाब गवर्नमेंट ने वादा पूरा कर दिया, जिस तरह साहब भी कह रहे हैं कि फिर मुस्तकबिल के लिए भी कोई ऐसी स्ट्रेटेजी सामने आएगी तो जाहिर है फिर हमें लगेगा कि ये दुरुस्त ट्रैक पर हैं। पहले तो मुझे बता दें कि क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रही हूँ। अच्छा जी, अब इशू ये है कि जो प्रेस रिलीज जारी हुई है ना 15 अफसरों की, आप ये देख लें कि मैंने ये सारे महकमे बार बार बताए थे कि ये सारे लोग जिम्मेदार हैं। इसमें मुझे जो एतराज़ है वो CPO पिंडी के ऊपर, जिस यानी को जो सस्पेंड किया है, वो वाहिद अफसर था से करीब पहुंचा रहा और डीसी को लेके गया। तो ये वाकया हो चुका हुआ है। जिनकी जिम्मेदारी थी वो यही थे, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, क्योंकि इन लोगों ने एग्जीक्यूट करना होता है और फिर पुलिस और इंतजामिया, जो सार्जेंट है ट्रैफिक का, शफीक लड़का है वो, उसने तो हम सारे मीडिया को भी आगाह किए रखा। बेहतरीन उसकी कोऑर्डिनेशन थी, वो जान रहा था, लेकिन तो मोटरसाइकिल पे फिर सकता है तो मोटरसाइकिल पे बिठा लेगा। तो बात वही थी कि जब आपने गाड़ियां ही नहीं लाई जो स्नो को हटा सकती, और इसमें बड़ा अच्छा है कि डायरेक्टर PDM में भी सस्पेंड हुआ। वो इस वजह से हुआ कि वो हाईकोर्ट इस्लामाबाद में जवाब देना है, वरना ये उस तरफ तक घुस ही नहीं रहे थे। ये सब जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग थे, कमिश्नर बुनियादी जिम्मेदार था। आप अंदाजा करें कि आज सुबह जो संगीन मदाद कमिश्नर रावलपिंडी ने हाई कोर्ट में किया, उसने कहा मैंने AC को पता नहीं शायद सदारा जुर्रत रिकमेंड कर रहा हूँ। मतलब उसकी आसमानी हवा देखें कि वो कहाँ पहुंचा हुआ है कि वो मरी में 23 लोगों की हलाकत का जिम्मेदार है कमिश्नर, क्योंकि वो सवाए अपने काम करने के बाकी सारे काम करता है। मैं पहले दिन से कह रहा था कि वो रिंग रोड में भी इसने आके कलाबाजियां और सारी चीजें दिखाई कि पता नहीं क्या हो गया है। 1 रुपए की रिकवरी हुई, कोई काम हुआ, बल्कि उल्टा उस रिंग रोड को भी तबाह कर दिया इन्होंने अपनी। ये वही मौसूफ हैं जो डस्का के वक्त ऑपरेशन जो डस्का इलेक्शन में हुए थे ना, ये कमिश्नर गुजरांवाला,
ये तेजियां दिखाने वाले अफसर हैं, काम करने वाले नहीं हैं। जिसने काम किया चले वो पिस जाता है घुल भी, पता चल जाएगा कि साजिद क्या नहीं कर, वो इलाके का मकामी बताने वाला सारी चीज़ों को, लेकिन क्योंकि वो करना था कि जी इसको भी दिखा दो उसको भी दिखा दो, जिनकी जिम्मेदारियां थी बड़ा अच्छा किया है, बहुत लेट किया है, ये क्रेडिट लेने वाली बात ही नहीं थी। ये पहले दिन पता था, सारों को पता था कि ये इंतजामी तौर पे बदनज़मी की इंतहा थी, क्योंकि ये सारे SOPs बने हुए थे। शहबाज शरीफ ने गलियात में KP की पिछली गवर्नमेंट में जहाँ PTI थी उनसे बर्फ साफ नहीं हो रही थी, पंजाब की मशीनें भिजवा दी कि जाके वो इलाका भी साफ करो, क्योंकि वो भी पाकिस्तान है, स्याहों के लिए है, कोई सूबे की तस्दीक नहीं होती। असल बात ये होती है चीफ मिनिस्टर खुद बैठता है, इन मीटिंगों को लेता है। आप देखें डेंगू में पंजाब में क्यों लोग मरे, इसलिए मरे कि जिस वक्त चीफ सेक्रेटरी ने मीटिंग लेनी थी कि इब्तदाई प्लान एग्जीक्यूट होना है, उसको तब्दील कर दिया। नए चीफ सेक्रेटरी आके जाहिर है उसको पता ही नहीं है कि भाई क्या होना है क्या नहीं होना, क्योंकि 7 असिस्टेंट कमिश्नर मरी में बदल दी हैं। जाहिर है वहाँ से MNA और MPA की जब आप फरमाइशें नहीं पूरी कर सकते तो आपको उठा के फेंक देते हैं। हालांकि असिस्टेंट कमिश्नर को 1.5-2 साल मिलते हैं। मेरी तहसील बखर है, वहाँ तो 13 का रिकॉर्ड कई महीने पहले बन चुका हुआ है कि जब आप काम नहीं करते, DC कमिश्नर रिपोर्ट लिखते हैं असिस्टेंट कमिश्नर की कि इसने ये अदालती फैसले किए बैठ के एज मजिस्ट्रेट, ये इसने कलेक्टर के तौर पे, डिप्टी कलेक्टर के तौर पे काम किया, क्योंकि इंतजामी बदअमली तो इस वक्त पूरे पंजाब में इंतहा पे है, क्योंकि हमने तो नंबर 1 वज़ीर आला रख लिया है, कल हमने बात की थी। ये बिल्कुल देर से हुआ लेकिन बहुत अच्छा हुआ, ताकि कहीं ना कहीं सबक सीख लें। इन्होंने डेंगू पे कुछ नहीं किया, जहाँ पे मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, इस्लामाबाद, सारी दुनिया ने उठाया, वरना ये सानिया साहिवाल की तरह आप भूल जाते हैं। ये पंजाब की बैड गवर्नेंस का आगाज आप देखेंगी ना तो वो सानिया साहिवाल से हुआ, जब प्राइम मिनिस्टर ने कतर से वादा किया था और भूल। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को जितनी इंटेलिजेंस एजेंसियां, क्या उन्होंने नहीं बताया कि आपकी नाक नीचे बदी में क्या हो रहा है? भाई सबका इसमें इस्तेसाब होना चाहिए कि हम ये जो काम एक आम डिजास्टर था, ये पता था स्नोफॉल कभी बगैर इतला के, देखे ना कुदरत की तरफ से तो नहीं होती कि मतलब महकमा मौसमियात हर चीज सही दे दे। हमारे पास हालात शलात भी अब चाइना ने टावर शावर लगा के कुछ दे दिए हैं। होना ये चाहिए कि जब आप एक सीजन आ रहा है तो आपकी तैयारी होनी चाहिए, बात सिंपल सी है। और वो तैयारी के लिए कोई नया सबक नहीं पढ़ना, जैसे डिंगी में आपने कोई सबक नहीं पढ़ना, इसी तरह बर्फ के SOP में नहीं पढ़ना। हर चीज बनी हुई है, ये डेट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, उनकी क्लैरिटी के लिए, उनके रास्ते को क्लियर करने के लिए आपने मीटिंगें करनी है। लोगों ने पैसे खाए हैं, मजे किए हैं, एंजॉय किए हैं, अफसरों ने दौड़े लगाई हैं, अच्छा किया है, काम कर दिया, अब इसको आगे लेके चलें। सही, बिल्कुल। और यही सिस्टम तो हमारे यहाँ बदकिस्मती से है ही नहीं। अगर यही हो जाए फिर तो हम बड़ी आइडियल स्टेट में रह रहे होंगे। फैसल साहब, देखें वही बात हुई ना जो कल हम कर रहे थे, आमिर साहब ने भी निशानदेही की थी और लातादाद महकमों के नाम बताए थे। अभी भी जो टिकट चल रहे हैं वो भी आप देख लें कि मुतादिद महकमे, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, पता नहीं ट्रैफिक पुलिस, जंगलात, तो पता नहीं कौन कौन से महकमों की जो है वो नाम चल रहे हैं। ये सिस्टम का इशू है, अफसर का इशू नहीं है। एक अम्ब्रेला के नीचे अगर तमाम चीज़ें होती तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं होती। आप सिस्टम को जो है बेहतर करें। आज इस अफसर को आप हटा रहे हैं, इस अफसर को आपने नौकरी से तो नहीं निकाल दिया, बहुत ज़्यादा करेंगे आप सस्पेंड कर देंगे, अफसर तो वो मौजूद रहेगा, 6 महीने बाद वो जाके किसी और जगह पे लग जाएगा। अगर इस तरह की इंक्वायरी रिपोर्टों से हमने और आपने मुतमईन होना है तो बस ठीक है, तो इसमें तो हर्ज कुछ नहीं हो रहा। कल किसी नए साने के हमें जो है फिर वो दोबारा से वो मुंतज़िर रहना चाहिए, फिर एक इंक्वायरी कमेटी हो जाएगी, कोई इंक्वायरी कमेटी तब जाएगी, किसी इंक्वायरी कमेटी में सस्पेंड करने की सिफारिशात आ जाएंगी। इसी तरह से जो है वो आप 70 साल से चल रहे हैं, चलते रहेंगे। कि आप देखें कि ये जो बात कर रहे थे कि ये सारी जो हालात ख़राब हुए कहाँ से हुए, कि वो ट्रैफिक को जो मरी पंजाब मोटरवे या मरी राहुल मोटरवे, कौन क्या कहते, मरी इस्लामाबाद मोटरवे, जो भी उस मोटरवे का नाम है, वहाँ पे नहीं रोका गया था कि लातादाद गाड़ी आना शुरू हो गई। उसके बाद फिर नमक नहीं डाला गया, फिर जो गाड़ियाँ पहुँची तो उन गाड़ियों में जो है वो डीजल नहीं था, जिसमें डीजल था उसमें जो है वो उनको कहीं से अहकामात नहीं थे, अमला नहीं था। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो नहीं हो सका, बर्फ़ को जो है वो नहीं हटाया जा सका, लोगों वहाँ के लोगों ने मदद नहीं की, वहाँ दफातर में अमला मौजूद। एक बहुत लंबी चौड़ी जो है वो एक दास्तान है ना। तो इस दास्तान को तो बस एक कमेटी की सिफारिशात में जो है उसको पनप जोड़ के
अफसरान को जो है वो उनकी ओहदों से हटा दिया गया। अब हम और आप सब बैठ के जो है तालियां बजाएंगे, बड़ा अच्छा काम हो गया। वज़ीर आला ने जो है बड़ा मुतारिक काम किया, बड़ा फाल रहे वज़ीर आला, बहुत जल्दी जो है वो रिपोर्ट भी आ गई, कार्रवाई भी हो गई। अगर इन बातों से हम और आप मुतमईन हो सकते हैं तो ठीक है, मुतमईन हो जाए, किसी का क्या बिगड़ रहा है। हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं ना फैसल साहब। जी इलियास साहब, सिस्टम की बेहतरी के लिए कोई बात ही नहीं करता। इन्होंने 15 अफसरान को जो किया, उनके खिलाफ कार्रवाई किया, कमिश्नर के खिलाफ कहा कि मुअत्तल किया जाए। तो अब ये इनको सीएम को चाहिए था कि इनके बारे में बताते कि इन पर एलिगेशंस क्या थे, क्या इन्होंने ड्यूटी पूरी नहीं की। ये अगर मुकम्मल तौर पर वो बताते, इसको तफसीलात बताते कि क्या किसकी क्या जिम्मेदारी थी, कब इनको ये काम करना चाहिए था, इन्होंने क्यों नहीं किया। उस रात को टेलीफोन जब करते रहे लोग रेस्क्यू के लिए, काम के लिए, इन लोगों को मदद के लिए पुकारते रहे, इन्होंने क्या नहीं किया। इन लोगों पर तो है ये, अभी तो इनको ओहदों से उठाया है, ये कल फिर कहीं और लग जाएंगे। इतने इस तरह के कितना वाक़यात हुए। श्रीलंका की जो टीम पर हमला हुआ था उसके भी तमाम अफसरान जाके लग गए बाद में। इन अफसरान के बारे में बताना चाहिए और इनकी रिपोर्ट्स लिखनी चाहिए ताकि इनको इबरत बनाया जाए, ताकि जो लोगों को जो उस टाइम पुकार रहे थे रात के वक्त, जो फंस गए थे लोग, उनकी मदद के लिए ये आए नहीं, ये निकले ही नहीं। इन्होंने पहले ही लोगों को नहीं लगाया था रेस्क्यू के लिए, मशीनें क्यों नहीं बुलाई थी, ये तमाम जो बताना था ताकि आइंदा इस तरह कोई करे ना, कोई और वाक़या ना हो इस तरह का मुल्क भर में। तो इस तरह जो प्लानिंग है, प्लानिंग को पहले करना चाहिए था। चीफ सेक्रेटरी साहब को चाहिए था कि इनके से रिपोर्ट लेते कि जी ये इन्होंने आपने इक़दामात मुकम्मल कर लिए हैं। ये हर एक की जिम्मेदारी थी। SOPs थे, ये SOPs आज थोड़ी बनने, ये तो पहले से बने, उनको फॉलो क्यों नहीं किया गया। बर वक्त अगर डीजल चाहिए था तो उधर डीजल क्यों नहीं पहुंचा। अब इनको देखना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर आबादी के हिसाब से बढ़ाना चाहिए, उधर इंतज़ामात करने चाहिए। फिर रेस्क्यू के लिए जब लोगों को कि शेल्टर होता उधर, लोग उधर चले जाते। अब वो तो पता ही नहीं चला कि होटल मालकान ने जो रात को लोगों से इतनी ज़्यादती की, उनसे डबल पैसे वसूल किए, ज़्यादती आए दिन वाक़यात होते हैं, लेकिन कोई इस तरह की उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती। जब तक ऐसे नहीं होंगे तो ये तो सिर्फ पाकिस्तानी लोगों के बारे में है ना, तो जो दुनिया भर से जो लोग आते थे वो तो डर जाएंगे, वो तो नहीं आएंगे पाकिस्तान में कि जी हालात ऐसे हो गए। तो इसलिए इनको एक मुकम्मल जामे और शफाफ किस्म का जो है इसको ब्रीफ करना चाहिए था, ताकि मीडिया को बल्कि अवाम को पता चलता कि क्या जो मुहरकात थे जिनकी वजह से इनके खिलाफ एक्शन लिया गया, ताकि कल इनके खिलाफ कोई सिंपैथी ना आए कि कोई जी ज्यादती हो गई। इस तरह मुकम्मल डिटेल इनके बारे में बताई जाती कि क्या जो वाक़यात हुए। आपने भी TV पर देखा, सब ने देखे कि बड़े बुरे हालात थे। जो अफराद 23 जो जहाँ बक हुए लोग जो चले गए, उनका अजाला तो नहीं है ये रिपोर्ट वगैरह, उससे तो कोई नहीं, वो जिंदा तो नहीं हो गई। ये तो इनको मुकम्मल तौर पर देखना चाहिए कि जो इंतजामात थे, जो नाहलियाँ हैं, उन कोताहियाँ उन पर उनको किया गया, ओहदों से उठाया गया। ये मुकम्मल तौर पर इसकी एक डिटेल जारी करनी चाहिए ताकि कौन किसकी क्या जिम्मेदारी थी, किसने क्या नहीं किया, ताकि पता नहीं। इंतजामात जो थे वो इनको पहले करने चाहिए थे, क्यों नहीं किए। अब ये तो कोई सिस्टम में, गवर्नमेंट में तो कोई काम इस तरह करते ही नहीं, क्योंकि उनको पता होता कि तबादला हो जाएगा। जिसका तबादला हो जाएगा, पंजाब भर में जो काम था, कहा जाता था कि जी इधर बड़े स्पीड से काम होता है, इधर डेवलपमेंट के काम बड़े तेज़ी से, कहाँ किधर कोई काम ही नहीं। इधर अब देख लें, एक फ़ाइल पड़ी है, पड़ी रहती, कोई साइन नहीं करते, डरते मारे कि कल कुछ कार्रवाई ना हो जाए, कल कुछ ये ना हो जाए, कल तब्दील कर दिया जाएगा। जी जा रहे हैं 6, 7, 8 दफ्तर महीने भर में पता नहीं 100 के करीब अफसरान के जो ऊपर से नीचे तक हो जाते हैं तबादले, तो वो लोग दिलचस्पी काम करने में छोड़ गए, ये जिसके नताइज ये आ रहे हैं। इनको सिस्टम बनाना पड़ेगा। अब 1.5 साल रह गया, अब इन्होंने क्या सिस्टम बनाना है। बिल्कुल बार ये वही अयासा वाली बात कि माइंडसेट जब तक नहीं बदलेंगे हम सिस्टम भी नहीं बना सकते, और जो सिस्टम है हमारे यहाँ हम उन पर अमल दरामद नहीं करते। और जाहिर है जब ये रिपोर्ट बनी होगी तो उसके मुहर्रिकात पर भी, और कौन सा अफसर किस गफलत का मुर्तकिब हुआ है वो भी इन्होंने इसकी फाइंडिंग्स में आया होगा, तो उसके लिए सज़ा दी है उस्मान बुज़दार साहब ने। अगर वो भी डिटेल बता देते तो ज़्यादा आसानी होती। एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारा दूसरा सवाल होगा मकबूजा कश्मीर के हवाले से। हम सवाल ये रखेंगे, मकबूजा कश्मीर पर मुवाफिक आलमी माहौल, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। राय लेते हैं ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुहासरे को तीसरा साल जारी है और वहाँ भारतीय फ़ौज की जानिब से न सिर्फ इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं बल्कि बड़े पैमाने पर जंगी जराइम का सिलसिला भी जारी है। पाकिस्तान तो पहले दिन से भारत का मकरूह चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर रहा है। अब आलमी तंजीमें भी आवाज़ उठाने पर मजबूर हो गई हैं। बरतानिया के एक लॉ फर्म ने लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस के जंगी जराइम के यूनिट में आलमी दायरा इख्तियार के असूल के तहत एक दरख्वास्त जमा कराई है और उस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि गुज़श्ता एक साल में मकबूजा कश्मीर में 2000 से ज़ायद कश्मीरियों को भारतीय आर्मी चीफ और वज़ीर दाखिला अमित शाह की इमा पर शहीद किया गया है, जिसमें भारतीय फ़ौज के 8 आला अफसरान बराह रास्त मुलव्विस हैं, जिसके नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। दरख्वास्त में ये मुतालबा भी किया गया है कि आलमी कवानीन के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में जंगी जराइम पर भारतीय आर्मी चीफ और अमित शाह को गिरफ्तार किया जाए। इसी मुनासबत से हमारा सवाल है, आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। आपके ख्याल में अब जिस तरह से एक तरह का मकबूजा कश्मीर के मामले पर आलमी माहौल तंजीमें जो हैं वो बात कर रही हैं, आपके ख्याल में इस मौके से पाकिस्तान को फ़ायदा उठाना चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान तो कोशिश कर रहा है कि दुनिया भी देखे कि किस तरह से भारत वहाँ पर भारत का जो असल चेहरा है, मकरूह चेहरा है, और किस तरह से मजालिम ढा रहा है मजलूम कश्मीरियों पर। आपके ख्याल में अब इस माहौल में पाकिस्तान की कोई स्ट्रैटेजी डिफरेंट होनी चाहिए? अच्छा, मेरे लिए ये बड़ी खबर है दुआ जो आपने बताई है कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। आप जहन में रखें कि हम तो सफ़ीर थे और घंटे गिन रहे थे, सारे घंटे भी खराब हो गए। प्राइम मिनिस्टर साहब सफ़ीर हैं और हाँ, और वो घंटे भी ख़राब हो गए, किसी ने नहीं छेड़े। 5 अगस्त आके चली जाती है, वो हम आधा घंटा सज़ा थी बाहर खड़े होने की, अंदर खड़े होने की। वो हम चाइना के ज़रिए सलामती कौंसिल में भी केस एक दफ़ा एंटर कर चुके, जिसकी प्रेस रिलीज ज़ाहिर जारी नहीं हुई। चाइना हमारा टाइम टेस्टेड दोस्त है, उसने हमारा साथ दिया। हमने मकबूजा कश्मीर का सिफारती सतह पे कितना साथ दिया? पहले भी जब मजालिम शुरू हुए जो जारी हैं, वो आलमी मीडिया ने इंसानी हकूक़ की बुनियाद पे उठाए, वो प्लेबिसाइड पे नहीं उठाए। ये काम सिर्फ हमारा था, हम ही इस केस को सियासी तौर पे, अखलाकी तौर पे, सिफारती सतह पे दुनिया भर में उठाने के पाबंद थे। हम वो जो OIC की आने जाने की करारदाद है उसको छोड़ दें, क्योंकि उसका तो हमें पता है कि वो कितनी अहमियत रखती है। असल इशू ये है कि जैसे अब ये मकबूजा कश्मीर की फैमिली की तरफ से जिन लोगों की शहदा आए हैं, मुसलसल शहादतें हो रही हैं, उन लोगों ने ये वार क्राइम के लिए पुलिस को दरख्वास्त दिया कि जो लंदन पुलिस का इंटरनेशनल क्राइम के अंदर इन्वेस्टिगेशन का रोल है, उसके तहत वो अपना किरदार अदा करें। ज़ाहिर है वो एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन बहरहाल एक अच्छी दरख्वास्त है जो उठाई गई है और वो आलमी वाक़या बन रहा है। हम क्या इसकी बुनियाद पे वो जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं, वो जो अभी स्पेन चले गए थे, वो कहीं कोई तो लीड ले लें किसी तरह से। वो जो बैठ के यहाँ पे तकरीर फरमा देते हैं, अभी आ जाएंगे बग़ैर साफ़ियों के, वो भी माइक पे ठकाठक शुरू हो जाएंगे और जनाब सब कुछ करेंगे। लेकिन असूल ये होना चाहिए था कि वो जो मकबूजा कश्मीर के लिए एक अलग डेस्क बन रहा था, वो जो सारा काम होना था, वो ज़रा हमें बता दें कि वो क्या वो भी मरी की तरह व्हाट्सएप पे चल रहा है? मतलब अमली तौर पे कुछ बताएं तो सही ना कि आप क्या किरदार अदा कर रहे हैं सिफारती सतह पे। हमारा काम ही यही था कि हम मकबूजा कश्मीर में जो एक नाजायज़ कब्ज़ा हुआ पहले से, और उसके बाद उन्होंने रियासत बना दिया 5 अगस्त को, स्टेटस चेंज कर दिया उसका, तो उसके ऊपर हमारी तेज़ी कितनी है? मेरा सवाल सिर्फ यही है। और मैं बार बार कहूँगा कि मकबूजा कश्मीर की आवाज़ों को और उनकी आज़ादी की आवाज़ जो उनकी अपनी है, उसको हमें साथ देना चाहिए, इन आवाज़ों को ले कर चलना चाहिए। आलमी फोरम पे जहाँ जाएँ, सिर्फ ये नहीं है वाक़या हो गया तो हम बात कर दें, हमें वो बताएँ कि जो डेस्क बनाया था उसने क्या किरदार अदा किया है। वो एक हुई थी ना कॉन्फ्रेंस से पहले, UN से पहले, कि जी हमने एक ये रंगीन किताबचा छापा है और हम ये लेके जा रहे हैं, हम दुनिया को दे रहे हैं। हमारा तो ये काम है कि लोग थक जाएं, कि तंग आ जाएं कि भाई ये पाकिस्तान छोड़ता ही नहीं है, क्योंकि ये केस हमारा है। जब हम शहरक करार देते हैं तो फिर शहरक के नरखरे कटते जा रहे हैं और हम रिश्ते हुए खून के साथ पड़े हुए हैं। और हमारे लोग जो मकबूजा कश्मीर के बेचारे अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं, उनके रायगा जाने से पहले उसमें एक नई रूप फूकने का जो काम है वो पाकिस्तान सिफारती सतह पे कर सकता है, उसको और तेज करना चाहिए, और तेज करना चाहिए। जी हाफिज ताहिर साहब। जी, गुजारिश ये है कि ये जो कुछ हो रहा है, ये हिंदुस्तान की जो हुकूमत की इस वक्त बर्बरियत है के सामने, या पाकिस्तान नहीं कर रहा, मेरा ख्याल है
मुनासिब नहीं है। आमिर साहब मेरे भाई हैं और अजीज है, लेकिन बहुत सी चीज़ें इनके भी इल्म में होंगी कि जो कुछ की जा रही हैं, और अभी इंशाअल्लाह ताला इस हवाले से कुछ चीज़ें आपके सामने भी मुस्तक़बिल में जल्दी आएंगी कि जो पाकिस्तान अपनी कोशिश कर सकता है सफारती सतह पे या अपने ताल्लुकात की बुनियाद पर या आलमी सतह के ऊपर ज़राए इब्लाग के ज़रिए, उसमें तो कोई पाकिस्तान पीछे नहीं है, अपना किरदार अदा कर रहा है और अदा करता रहेगा। कश्मीर के मसले के ऊपर खाली ये हुकूमत नहीं, कोई हुकूमत भी जो है वो पीछे नहीं हट सकती है, और ये एक कौम का मसला है और बिल्कुल कश्मीर हमारी शहरग है और उसके ऊपर कंप्रोमाइज तो किया नहीं जा सकता है। और हाँ, ये ज़रूर है कि ये जो अब सूरत हाल है इसके अंदर मजीद ये वो मामला है जिस पर जितनी भी मेहनत की जाए कम है और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत की जानी चाहिए, और इस मामले को जो है पसे पुष्ट डालने का सोचना भी नहीं चाहिए, ना कौम इस तरह करना चाहिए किसी को। बिल्कुल जी अयाज साहब, ये वज़ारत ख़ारजा या दफ्तर ख़ारजा के हवाले से तो मुतज़ाद आरा सामने आ गई हैं हमारे। जो आमिर ने कहा उसके बाद हाफिज़ साहब की भी आपने बात सुन ली, वो अपनी जगह मौजूद है। ज़ाहिर है उस तरीके से हम नहीं इसको लेके चल सके इस इशू को जिस तरह से लेके चलना चाहिए था, इसमें कोई दूसरी राय हो नहीं सकती। कश्मीर कमेटी नाम की भी एक तंजीम वो हुआ करती थी हमारे यहाँ, वो भी मुझे नज़र नहीं आती कहीं, क्योंकि ज़ाहिर है आप जब तक उसके सरबराह किसी ऐसे शख्स को नहीं लगाएंगे जो एक्सेप्टेबल भी हो और इंटरनेशनल लेवल पे कहीं बात भी कर सके और लोग उसकी बात को संजीदा भी लें, वो भी आपने बिल्कुल निगलेक्ट किया हुआ उसको। वो अपनी जगह मौजूद है। फिर माजी में हम से कुछ गलतियाँ संगीन हुई हैं इस हवाले से, कश्मीर के हवाले से। अब देखें, जब से इंडिजिनस वो आपको मूवमेंट नज़र आ रही है, वहाँ तहरीक नज़र आ रही है, अब इंटरनेशनल लेवल पे उसका नोटिस होना शुरू हो गया है। क्योंकि जब एक हद होती है जुल्म की, जितने मर्जी मुल्कों के मफाद वाबस्ता हों किसी मुल्क के साथ, कौम के साथ, लेकिन एक हद होती है ना, जुल्म की भी एक हद होती है कि आप उस हद तक से जब आप आगे चले जाते हैं तो फिर जाहिर है कुदरत का एक निज़ाम है कि लोगों के दिलों में फिर ये बात आती है कि मुसलसल लोगों को वहाँ शहीद किया जा रहा है, मुसलसल पाबंदियाँ हैं। और फिर वो जो इंडिया हमेशा एक स्केपगोट बनाता था पाकिस्तान पे डाल के कि जी वो जी पाकिस्तान मुदाखलत कर रहा है, वो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। अब चूँकि इस तरह की कोई सूरत है ही नहीं, कभी हुआ भी करती थी, अब चूँकि बिल्कुल नहीं है, क्लैरिटी है पूरी दुनिया के सामने, तो दुनिया को अब नज़र आ रहा है कि वहाँ किस तरह से कत्लेआम किया जा रहा है। तो ये यकीनन इस तरह की ऑपरेशन जो होता है अल्टीमेटली उस कौम को फ़तह नसीब हुआ करती है। अल्लाह ताला रहम करे, ये कहना बड़ा आसान है क्योंकि जिस मुश्किल से, जिस कर्ब से कश्मीरी गुज़र रहे हैं, हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते ना उसका। जो वहाँ हालात हैं, आपको नहीं पता किस वक्त आपको वहाँ उठा के ले जाएंगे, मार देंगे, खुदा न खास्ता, बहुत बुरे हालात हैं। लेकिन स्टिल वो चूँकि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं, इतने दहाइयों से वो अपनी उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली दुनिया को इस तरफ आना पड़ेगा और कश्मीरियों को भारतीय जुल्म से निजात मिलेगी इंशाल्लाह, ये मेरा यकीन है। जी फैसल साहब, देखिए दो तरह की जो है वो तहरीकें थी कश्मीर के अंदर, एक तो उनकी सियासी तहरीक थी और एक जो है वो मुज़ाहमती तहरीक थी। तो इंडिया ने जो पॉलिसी बनाई ना, वो बनाई कि कुचल दो, बिल्कुल सफाकी के साथ और बेरहमी के साथ। उन्होंने मुज़ाहमती तहरीक से वाबस्ता अफराद को भी और सियासी तहरीक से वाबस्ता अफराद जो कि एक बहुत पुरअमन लोग थे, जो सिर्फ जलसे जुलूस में आते थे या सोशल मीडिया के ज़रिए या अपने किसी भी प्लेटफार्म पे अपने ज़बानी अपने जज्बात का इज़हार करते थे, उनको भी उसने पॉलिसी बनाई कि मार दो जान से। और सबको जो है वो एक ही नुक्ते पर जो है वो काम कर रहा है। इवन कि अब तो ये जो आपका श्रीनगर प्रेस क्लब है उसकी भी रजिस्ट्रेशन जो है वो मनसूख कर दी गई है। जो आज़ाद कश्मीर में ह्यूमन राइट्स से वाबस्ता अफराद हैं उन तक को जो है वो नहीं बख्शा जा रहा, और उनको भी जो है उठा के या तो जेलों में डाला जा रहा है या फिर जो है बिल्कुल उनके बारे में पॉलिसी है कि मार दो। उन बेचारों के साथ अलमिया क्या हुआ, वो एक ही नुक्ता है कि उनका जो वकील था, यानी कि हम,
उनके वकील की अपनी हालत जो है वो बहुत ही पतली थी, वो कहीं बात ही नहीं कर सका। वो कहीं जाता है वकील बात करने तो पहले अपने बीवी बच्चों के लिए बोलता है वे डबल रोटी अंडा दे दो ताकि उनके नाश्ते का तो मैं इंतजाम कर लूँ। उनसे वो अपने नाश्ते को से ही वो बेचारा फारिग नहीं हो पाता कि वो उनके लिए क्या मदद मांगेगा और उनकी जो है वो क्या बात करेगा। केस नहीं लड़ पाए मजबूत। भारत के मुजाहिदे ज़मीनी हक़ाइक़ को तस्लीम करना होगा कि भारत के जुल्म को हम दुनिया के सामने पेश करने में नाकाम रहे, दुनिया को बाबर कराने में नाकाम रहे कि जो भारत का जो जुल्म है वो अपनी तमाम तर जो है हदूद को जो है पार कर चुका है। हमने जिन लोगों पे तकिया किया वो खुद जो है भारत से जाके जो है या भारत की पॉलिसियों से जो है मुत्तफिक है, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो भारत जो जुल्म कर रहा है मुसलमानों पे कर रहा है या इंसानों पे कर रहा है या जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रहा है। जिम्मेदार बुनियादी तौर पे हम लोग हैं। इस हकीकत को जितने जल्दी हो हमें महसूस कर लेना चाहिए। उनकी जंग हमने ही लड़नी है। ठीक, इलियास साहब। देखिए जी, इस पे बारे में जैसे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि जी मैं सफ़ीर हूँ और बिल्कुल हर हफ्ते में एक दिन इनके यकजहती के लिए खड़े हो जाते थे, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह सफारती तौर पर हमें पेश करना चाहिए था आलमी सतह पर, चलें बात नहीं सुनते, लेकिन हमें अपना मिशन जारी रखना चाहिए, अपना जाके हर एक को बताना चाहिए अपने जाके, क्योंकि भारत की जानब से जो एक नाजायज़ कब्ज़ा किया गया है जिसको देख लें। अब जुल्म सितम उधर ऐसा है कि आप देख के हैरान हो जाएं, औरतों की बेहुरमती की जाती है, जिस तरह तशद्दुद किया जाता है। अब खामोश हैं सारा, लेकिन अब देखें कोई आलमी सतह पर कोई उठाता आवाज़ तो हमें तो अपना सिलसिला जारी रखना चाहिए इस सिलसिले को, क्योंकि अब उनके भारत की जानब से जो किया जा रहा है वो तो अब उनके अपने लोग कहते हैं कि जी इंतहा हो गई है, तो अब तो पाकिस्तान को भी बिल्कुल करना चाहिए। हम उनके लिए नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो जैसे क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ उनका कोई शहीद होता है नौजवान तो पाकिस्तान के परचम में उसको तदफीन की जाती है, तो पाकिस्तान के नारे लगाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के, तो उनको इस बात की सज़ा दी जा रही, तो हमें उनके साथ खड़े होना चाहिए, मुस्तकिल बुनियादों पर खड़े होना चाहिए। पाकिस्तान हमारी कश्मीर हमारा हिस्सा है, बिल्कुल उसके लिए हमें अपना करना चाहिए, आलमी सतह पर जाना चाहिए। दुनिया में अगर करेगी, हम करेंगे तो दुनिया भी करेगी, फिर इसके बारे में चेहरा दिखाना चाहिए भारत का। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त। भारतीय सतह पर मजीद इक़दाम की ज़रूरत है जो पाकिस्तान को करने हैं। राय आप जान सकें एक्सपर्ट्स की। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। तीसरा सवाल हमारा है, कराची मुल्की मईशत का इंजन मुसलसल अदम तवज्जो का शिकार क्यों? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, कराची का पाकिस्तान मुआशी इंजन है। कराची और वहाँ पूरे मुल्क की 10% आबादी रिहाइश पजीर है। शहर कायद न सिर्फ पूरे मुल्क को 60% से ज़ायद रेवेन्यू देता है बल्कि सूबे को भी 96% महसूलात देता है। लेकिन 10% आबादी का म्यार ज़िंदगी बेहतर होने की बजाय हुक्मरानों की लापरवाही दिन ब दिन बढ़ रही है, जिससे कराची के जो हालात हैं वो अबतर होते जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, बुनियादी सहूलियात ना होने के बराबर हैं, अमन व अमान की सूरत हाल फिर बिगड़ती जा रही है। डकैती, राहजनी की वारदातों में खौफनाक हद तक इजाफा हुआ है। इन वारदातों के दौरान चंद ही दिनों में कई शहरियों को मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि वफाकी और सूबाई हुकूमतों के तरक्याती पैकेजेस भी सिर्फ ऐलाना तक ही महदूद हैं। फैसल साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि आप हमेशा ही गिला करते हैं कि कराची के जो बुनियादी मसाइल हैं उन पर हम बात नहीं करते। आपके ख्याल में क्यों अदम तवज्जो का शिकार है कराची? जिस तरह मैंने बहुत सारे मसाइल भी अपने इंट्रो में बताए, असल वजह क्या है, असल मसला आपके ख्याल में क्या है? बहुत सारे तरक्यात जिसका ऐलान भी किया गया वफाकी हुकूमत की तरफ से, लेकिन अमल दरामद नज़र नहीं आता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मुद्दतों से वहाँ पर हुकूमत करती नज़र आ रही है, वो भी इन मसाइल को हल नहीं कर पा रही। देखिए, जब मशरक़ी पाकिस्तान के लोग जो है ना अपनी बेख्तियारी पर या अपनी जातियों पर मातम करना थे, शोर मचा रहे थे, तो मगरबी पाकिस्तान में बैठ के ना ये कालम लिखे जा रहे थे कि मशरक़ी पाकिस्तान में जो है मोहब्बत का जो है वो जमजम बह रहा है। ये सब चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड का और तारीख का हिस्सा है। आज भी जो है यही सूरत हाल है। उस वक्त भी मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों की बात पे किसी ने कान नहीं धरा था। आज भी जो है वो कराची वालों की बात जो है वो सुनने को तैयार नहीं है। जो पाकिस्तान का दानिश्वर है, साफ़ी है, वो तो या तो कराची के मसले के असल इशू की तरफ, असल हल की तरफ बात ही नहीं करता, या फिर इसको जो है वो एक शहर का जो है मसला समझता है। जैसे आपने भी जो है बोला कि एक शहर का इशू है।
आपने जो रेवेन्यू की जो फिगर्स दी हैं कि 60% मजमूई कौमी महसूलात का 92% जो है वो सूबाई महसूलात का कराची जमा करता है। अगर इन महसूलात को आप वफाक से और सूबे से निकाल दें तो फिर बचता क्या है? फिर बचता क्या है? तो कराची सब कुछ हुआ ना। कराची के मसले को खुदा के वास्ते एक शहर का, एक इलाके का मसला नहीं समझें। कराची का इशू नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। कराची का इशू नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, कौमी मईशत का इशू है। इसको इसी तनाजुर में देखें। ये कराची में जो अभी हमें बहुत आला सतह पे ब्रीफिंग दी जाती है और ये बताया जाता है कि अफगानिस्तान में जो भारत को शर्मनाक और इबरतनाक शिकस्त हुई है, उसके बाद भारत की सारी तवज्जो का महवर और मरकज जो है इस वक्त कराची बन गया है। वो कराची में अपने स्लीपर सेल ऑन करना चाहता है। कराची में वो जो है वो दहशतगर्दी करना चाहता है। वो अफगानिस्तान का बदला जो है वो कराची में लेना चाहता है। तो खुदा के वास्ते इस बात को समझें। ये पीपल्स पार्टी की पॉलिसियाँ या सूबाई हुकूमत की जो पॉलिसियाँ हैं उनसे उस भारत की जो पॉलिसियों को तकवीत मिलती है। ये आप 3 करोड़ की आबादी को आपने जो है वो साइड में लगा दिया। कराची के अंदर जो इख्तियारात के लिए और इदारों को ताकतवर बनाने के लिए तहरीकें चल रही हैं वो किसी शहर की तहरीकें नहीं है, वो किसी चंद इदारों के ताकतवर बनाने की तहरीकें नहीं है, वो पाकिस्तान की बका और सलामती की तहरीकें हैं। इसको आप पाकिस्तान की सलामती की तहरीकें समझे। पूरे पाकिस्तान को इन तहरीकों के साथ हम आवाज होना पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा कि इसको खुदा के लिए एक शहर का इशू ना समझें आप। लेकिन इस पर कोई तवज्जो देने को या कोई बात करने को जो है वो तैयारी नहीं है। सही। रियासत को देखें मुदाखलत करनी पड़ेगी, नेशनल सिक्योरिटी के मसले को समझना पड़ेगा कि हम जिस टहनी पर बैठे हुए हैं ये सूबाई हुकूमत उसी की शाखें, उसी दरख्त की शाखों को काट रही है। समझे इस नुक्ते को। लेकिन कोई जो है वो समझने को तैयार नहीं है। पूरे मुल्क को खास तौर पर इस वक्त सबसे ज्यादा जिम्मेदारी में आखिरी बात कर दूं कि पंजाब की होती है, पंजाब पर आयद होती है। पंजाब बड़ा सूबा है, बड़ा भाई है, वहाँ के लोगों को मुदाखलत करनी पड़ेगी। आखिरी बात ये मत समझे कराची महाजरों का शहर है। कराची में पेशावर से ज्यादा पख्तून रहते हैं। हो सकता है कि मुल्तान और लाहौर से ज्यादा जो पंजाबी रहते हो, लाखों लाड़काना से ज्यादा यहाँ सिंधी रहते हैं। कोई कौमियत ऐसी नहीं है जिसकी आबादी यहाँ लाखों में ना। हर कौमियत मुतासिर हो रही है। इसको एक कौमियत का मसला समझ के नजरअंदाज नहीं करें। हर जबान बोलने वाला शहर में रहता है, इसको पूरे पाकिस्तान का मसला समझे आप। जी अयाज साहब, ये बात तो ठीक है, मिनी पाकिस्तान है कराची। मैं कल किसी ग्रुप में शेयर हुए थे यूनुस ढाका साहब के कुछ ट्वीट्स, तो उसमें उन्होंने कहा गालिबन 2009 में जो NFC अवार्ड है उसमें सिंध का हिस्सा में 815% इजाफा होगा और कराची उस वक्त 20% शेयर कराची का होता था जो उसमें लगता था उस सारे, और वो 3% रह गया हुआ है। अब आप अंदाज़ा करें कि आबादी शहर की बढ़ गई और वो आपने वो 17% वो भी कम कर दिया जो कि और ज़्यादा होना चाहिए था। अब बदकिस्मती यही हुई पीपल्स पार्टी को, चूँकि वोट कराची से नहीं मिलता, वोट अंदरून सिंध से मिलता है, इसलिए वो कराची को बिल्कुल, वैसे तो अंदरून सिंध भी वो क्या करते हैं, वो लाड़काना में भी अरबों रुपए लग गए थे जो नज़र नहीं आते जी, लेकिन कराची को बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया उन्होंने कि जी जाहिर है इन्होंने वोट ही नहीं देने सन तो की लोड़ इतने पैसे खर्च करने दी। ये सबसे बड़ा अलमिया है और ये जितनी जल्दी पीपल्स पार्टी को ये समझ आ जाए, मरखल अगर वो कराची के लोगों को एतमाद देते, वहाँ पैसा खर्च करते, तो यकीनन पीपल्स पार्टी की पोजीशन कराची में भी बहुत बेहतर हो जाती। लेकिन वो एक शुरू से एक राइवलरी भी रही है वो सिंधी और कराची वालों की, शायद उस वजह से भी इसको किया गया। ये भुट्टो साहब के दौर से कुछ सिलसिले चले हुए हैं जिसपे वो तब भी तनकीद हुआ करती थी और वो सिलसिला आज भी जारी है। खुदारा इस सिलसिले को ख़त्म करें, वरना ये आप इतना इजी ना लें जो फैसल बातें कर रहे होते हैं, इनको सीरियस लेने की ज़रूरत है, इन पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। जी हाफिज ताहिर साहब, देखिए जो कराची के हालात हैं, जो कराची की सूरत हाल है, जितना वो मुल्क को और कौम को कराची मुआशी तौर पर जो है सपोर्ट करता है, और पाकिस्तान में अगर आप देखें तो कराची एक वक्त में लोग ऐसे ही थे जैसे कि तो मुल्क से बाहर काम करने जा रहा है और वहाँ कमाई करने जा रहा है, और कराची ने पाकिस्तान को संभाला हुआ था। और अब भी मुआशी तौर पे कराची बहुत अहम है, लेकिन ये सच्ची बात है कि सिंध हुकूमत की या वहाँ जो तवज्जो है वो आप सड़कों से अंदाज़ा लगा ले, सफाई की आदत से लगा ले, पानी से लगा ले,
तो कमाई तो हर कोई चाहता है, लगाना कोई नहीं चाहता है। सही। और बाकी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उससे गिला इसलिए भी नहीं करना चाहिए कि वो सबके साथ यकसा सलूक करते हैं। सही है। वो लाड़काना में कौन सा उन्होंने कोई जहाँ उनकी बेस है वहाँ कौन सा कोई उन्होंने बहुत अच्छा हालात पैदा कर दिए हैं, साफ पानी दे दिया है। ठीक है हाफिज साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। जी आमिर साहब। बात सिंपल सी है जी, पाकिस्तान का बेटा है, कराची का बेटा है यूनुस ढागा, जिन्होंने लेटेस्ट अदादोशुमार बैकग्राउंड के साथ ट्रिब्यून में, डेली एक्सप्रेस में कॉलम लिखा जो सारे पाकिस्तान में डिस्कस हुआ, वो ट्वीट्स में हो जहाँ पे भी हो। उन्होंने बताया कि 92% सिंध को, और बाकी मेरे सारे साथी बयान कर चुके हैं कि जो पीपल्स पार्टी ने सिंध में भी यही किया, कराची को उससे अलग मत समझें, राइवलरी को भी छोड़ दें, क्योंकि वो पैसे लगाने की बजाय खाने का ही मामला है और तो कुछ नहीं है। लेकिन हमें याद होगा आर्मी चीफ ने भी कुछ मीटिंग्स की थी जाके, मौजूदा आर्मी चीफ ने, और हुआ था तय कि कराची को ठीक किया जाएगा, और उस वक्त भी एक नाम यूनुस ढागा का ही आया था कि मुत्तफ़िका तौर पे उनको एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया जाए। उन्होंने विफाक और सूबों से गारंटी मांगी थी कि फिर एडमिनिस्ट्रेटर बाइख्तियार होगा तो काम करेगा। ना सूबा देने के लिए वो इख्तियार तैयार था, ना विफाक, जिसका काम नहीं था लेकिन फंडिंग चाहिए थी। यूनुस ढागा का मैं नाम इसलिए ले रहा हूं कि जब ये वाटर एंड पावर के सेक्रेटरी बने तो इन्होंने शाहिद खान अब्बासी और इसहाक डार को नवाज शरीफ के सामने बिठाया था कि मैं तब चार्ज लूंगा जब ये दोनों पैसे भी देंगे और फ्यूल भी देंगे, वरना इस मुल्क में एफिशिएंट बिजली आ ही नहीं सकती। वो प्लान करके बात करते हैं। खुदारा एक बंदा आपके शहर का है, आपके सूबे का है, इस मुल्क का है, और उससे फ़ायदा ले लें जिसके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं। बिल्कुल सही। आपको और सब लोगों को बैठ के रियासती इदारों को कराची को चलाना चाहिए। सारी मतलब कराची के सबसे ज़्यादा फंडिंग, सबसे जदीद इदारे वहाँ ये जितने कंटोनमेंट्स हैं वो हैं। आइन 18वीं तरमीम में तो वो जाने हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, लेकिन वो अब इधर और उधर जा रहे हैं। वो पैसे आने चाहिए, एक शहर में खर्च हो, मिल के करें, उसमें कंटोनमेंट भी बैठ जाएं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी बैठ जाए, सूबा और विफाक बैठ जाए। ये नहीं हो सकता कि आप 1100 अरब रुपए का कहें कि हम देंगे और दें कुछ भी नहीं। ये कराची के साथ जुल्म है, कराची के शहरियों के साथ जुल्म है, और इसको हम सबको देखना चाहिए। चलें ठीक हो गया जी आमिर साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। इलियास साहब आप सब, क्योंकि मेरे पास वक्त खत्म हो गया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।